सीधे पाठशाला की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछ पूछ कर उन्हें मारा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा हूं। हमले से जुड़ी अभी तक की 10 बड़ी खबरें पहले आपको बता देता हूं। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत की अभी तक खबर आई है। 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है। आतंकियों ने पहचान करके हिंदुओं को मारा है, ये चश्मदीद खुद आरोप लगा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। कल घटना स्थल पर अमित शाह खुद जाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जो कि विदेश दौरे पर हैं, उन्होंने फोन पर तुरंत गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। पहलगाम आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। पहलगाम हमले की जांच अब एनआईए भी कर सकती है और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन ने ली है। पहलगाम हमले की साजिश लश्कर और जैश ने रची है, यह भी बड़ी खबर आ रही है। तो इस वक्त की 10 बड़ी खबरें, जो कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है उससे जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें आपको बता रहा हूं। और आज पहले चैप्टर में आपको इस हमले से जुड़ी हुई एक एक खबर दिखाऊंगा, एक एक वीडियो और क्या हुआ कैसे हुआ सब बताऊंगा। पहलगाम हमले में घायल महिला का बड़ा दावा भी सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि जो महिला वहां पर घायल हुई, उसका कहना है कि हमले के वक्त वहां 5000 लोग उस मैदान में जमा थे जहां पर यह हमला किया आतंकियों ने। हमले के बाद हंगामा मच गया था। एक बार सुनिए वो महिला क्या बता रही है। लोगों ने आवाज दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे। हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हजार होंगे। 4-5 हजार बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए। बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, हम मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। आप अंदाजा लगाइए कि क्या मंजर रहा होगा वहां पर, जहां पर 4-5 हजार लोग पर्यटन के लिए वहां गए हुए हैं और वहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाए। और इसलिए एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है, कयास यह भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ जाए। अभी तो 26 से 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ये लोग कह रहे हैं। और इस वक्त कश्मीर में जो हुआ है उसने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। अमरनाथ यात्रा के पहले इस तरह से टूरिस्ट पर अटैक करना, जिस तरह से यह हमला हुआ, और चश्मदीद कह रहे हैं कि धर्म पूछकर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है वहां पर, यह आरोप लग रहा है। चश्मदीद खुद बता रहे हैं यह वो जगह जहां पर यह हमला हुआ। आतंकी हमले में कर्नाटक के शिवमोगा के एक व्यक्ति को आतंकियों ने मार डाला। यह व्यक्ति अपने पत्नी के साथ कश्मीर घूमने गया था। आप तस्वीर देखिए, यह पहले की तस्वीर है और यह बाद की तस्वीर है। आतंकियों ने पति को गोली मार दी और पत्नी को जिंदा छोड़ दिया। पत्नी को क्यों जिंदा छोड़ा, आप सुनिए पत्नी क्या बता रही है। इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से, हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर का उसका दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से, हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक कर। ये इस घटना के पहले का वीडियो है जिसमें पति पत्नी बता रहे हैं कि भाई हम अच्छे से घूम रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन इस महिला ने इस घटना के बाद जो बताया वो बहुत खौफनाक है।
महिला ने बताया कि आतंकियों ने उनके पति को जब मारा तो महिला ने कहा कि जब पति को मार ही दियो तो मुझे भी मार दो, लेकिन आतंकियों ने कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी को बताओ। आप सोचिए क्या मतलब सोच रही होगी इन आतंकियों की कि पहले तो कहा जा रहा है कि चुन चुन कर धर्म के बारे में पता करके तब मारा लोगों को, और उसके बाद जब पत्नी ने कहा कि भाई मुझे भी मार ही दो तो जाकर कह रहा है कि नहीं तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी को बताओ कि कैसे मारे। आप सुनिए एक और चश्मदीद का बड़ा बयान आ रहा है। पहलगाम हमले में जितने चश्मदीद हैं वो अब बड़े बयान दे रहे हैं और उन्होंने बड़ी बात ये कह दी है कि भाई फायरिंग में लोग बाल बाल बचे हैं जो बचे हैं। एक बार सुनिए क्या बयान आया है। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। आप सोचिए, लोग खुद कह रहे हैं कि भाई हम वहां बच जाएं, ये परमात्मा ही कर सकता है, परमात्मा बचाएगा। यानी वहां पर आतंकी हमला हुआ और लोग किस तरह से बच के निकले, उसकी एक एक कहानी जो है वो अब सामने आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको कश्मीर की दिखा रहे हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने ऐसे समय में हमला किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर गए, जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, और यह हमला ऐसे समय में हुआ जब कश्मीर में टूरिस्ट सीजन शुरू होने जा रहा है। आतंकियों ने पहलगाम के बैसरन इलाके के एक रिजॉर्ट के पास पहले हमला किया। ये तस्वीरें देखिए, गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच गए हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अमित शाह जो तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई दौरे के बीच अमित शाह को फोन किया था कि भाई क्या हुआ है जरा बताओ, और आप खुद वहां जाओ कश्मीर में और स्थिति का जायजा लो और वहां पर आप रहो। तो अमित शाह तुरंत प्लेन में सवार हुए, वहां से कश्मीर पहुंचे और ये उनके कश्मीर पहुंचने की तस्वीर आ चुकी है। अमित शाह का चेहरा आपको बता रहा है कि वो इस वक्त जो हुआ है उसको लेकर बहुत तनाव में है, और उन्होंने एक ट्वीट में यह भी कहा है कि इस चीज का हिसाब पूरा लिया जाएगा। हमले के समय पर्यटकों का एक ग्रुप घुड़सवारी कर रहा था। अब आपको बताते हैं वहां हुआ क्या है, जरा उसको देखिए। उस वक्त क्या हुआ पहले जरा उसकी तस्वीरें देखिए। हर हमले के समय पर्यटकों का एक ग्रुप घुड़सवारी कर रहा था, महिलाएं और बच्चे वहां पर खेल रहे थे, कोई भेलपुरी खा रहा था, कोई वहां पर खेल रहा था। ये वो जगह है जहां पर यह अटैक हुआ। अचानक आतंकियों ने वहां फायरिंग शुरू कर दी, और मतलब ऐसी तस्वीरें हैं आप देख नहीं पाएंगे बॉस, इस तरह से मारा गया लोगों को। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले में 20 से ज्यादा पर्यटकों की अब तक मौत की खबर है। कई लोग घायल हुए हैं, अफरा तफरी मच गई, पर्यटक मदद के लिए गुहार लगा रहे थे, और कैसे स्थानीय लोगों ने पर्यटकों की मदद की। एक बार सुनिए वहां क्या तस्वीर थी, क्या हालात थे, देखिए जरा। हम हैं हमारे, आप टेंशन मत लो मैडम, हमारा है, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं हमारे, आप टेंशन मत लो मैडम, हमारा है। मेरी खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मतलब, हम साथ में। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है यहाँ पे? आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे वहां पर हैं, महिलाएं रो रही थी, आसपास डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हमले के बाद जो माहौल था और जिस तरह से डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी वो हम आपको दिखा नहीं सकते किस तरह के हालत में वो डेड बॉडीज। आतंकी हमले के चश्मदीदों ने जो बताया वो और भी हैरान करने वाला है। एक महिला ने बताया कि आतंकियों ने उसके पति को गोली मार दी और मारने से पहले पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान। जब पता चला कि हिंदू है तब जान से मार दिया। यानी आतंकियों को पहले से क्लियर था कि वो किसे मारने आए। नाम पूछ पूछ कर पर्यटकों पर हमले हुए हैं। सुनिए एक बार चश्मदीद क्या बता रही है। आपका ये हस्बैंड बोले ना मुझे, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो, हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। भाई फोन, ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड,
क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Please, Okay, cut you short. first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. आप सोचिए लोगों पर क्या बीती होगी कि किस तरह से वहां मतलब अंधाधुंध फायरिंग हुई है, यह कहा जा रहा है। और महिला कह रही है कि भाई पति, चूंकि उससे पूछा गया और उसके बाद वो लगा कि मुसलमान नहीं है तो उसको मार दिया। पहलगाम में हमले के फौरन बाद सुरक्षा बल एक्टिव हो गए, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए हमले के तुरंत बाद की है। हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले में शामिल आतंकियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पहलगाम में जो पर्यटक हैं उन सभी को सुरक्षित निकाला जा रहा है, घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, यानी हालात को फौरन कंट्रोल में करने की कवायद शुरू हो चुकी है। आतंकी हमले की खबर सऊदी अरब में मौजूद पीएम मोदी को जैसे ही मिली, उन्होंने डायरेक्ट अमित शाह से बात की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से टेलीफोन पर बात की, पहलगाम हमले के बारे में अमित शाह से जानकारी ली और पीएम मोदी ने सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। पीएम मोदी ने खुद अमित शाह से कश्मीर जाने के लिए भी कहा, जिसके बाद हमने आपको तस्वीर दिखाई कि अब से थोड़ी देर पहले अमित शाह कश्मीर पहुंच चुके हैं। पहलगाम में आतंकियों ने दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच हमला किया था और उसके फौरन बाद ही पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हुए। पहलगाम से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि अमित शाह ने जो मीटिंग ली है उसमें क्या हुआ है। एक सिंपल साधारण अटैक नहीं, ये एक हत्याकांड है जिसे पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर तैयबा के से जुड़े आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। आज बैसरम की पहलगाम वादी में जहां पर्यटकों की काफी ज्यादा तादाद जो है वो मौजूद रहती है और जो वीडियोस और तस्वीरें वहां से आई हैं उससे साफ संकेत है कि इसमें जो मरने वाले पर्यटकों की तादाद है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अंधाधुंध गोलियां पर्यटकों पर चलाई गई हैं और उसके तुरंत बाद ही हमने देखा कि श्रीनगर से दिल्ली तक लगातार एक्शन दिख रहा है। प्रधानमंत्री आप देखिए यहाँ पे बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं, तमाम अधिकारी जो है वो इस समय यहाँ पे पहुंच रहे हैं और यही जो है अभी भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो बड़े से बड़े अधिकारी और जो खासतौर पर मंत्री है वो अब पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी एक बैठक की है, इसके साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा ने भी जो है अपना स्टेटमेंट दिया है। ये जो कश्मीर के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी का कैवलकेड था जो वहां पे गया है, डीजीपी और बाकी अधिकारी भी पहुंचने वाले। इससे पहले जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और सेना के बड़े अधिकारी है वो वहां पे पहुंच गए। एक आतंक विरोधी अभियान शुरू किया गया है, यानी सरकार ने बहुत तेजी से वहां पर एक्शन शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों ने इस बदले की कार्रवाई को भी शुरू किया है कि जो हुआ है उसका हिसाब होना चाहिए। इन आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, यह क्लियर मैसेज है बॉस। लेकिन सबसे बड़ी बात आप सोचिए, वो लोग कश्मीर के अंदर जो आतंकियों के जनाजे में शामिल होती है भीड़, जो आतंकियों को घर में छुपाकर रखने वाले कुछ लोग हैं, आज वो अपने आप से पूछे कि आतंकी तुम्हारे हैं क्या? टूरिस्ट सीजन के पहले वहां पर टूरिस्ट को निशाना बनाया है। कश्मीर में टूरिज्म किस तरह से अब खड़ा होगा, यह सवाल खड़ा हो रहा है। जो कश्मीरी है उसकी पेट पे लात पड़ेगी अगर वहां टूरिज्म खत्म हो गया तो। और इन आतंकियों ने वही किया है। मारते वक्त तो धर्म पूछ लिया, लेकिन जो इसका नुकसान होगा वो धर्म देखकर नहीं होगा बॉस। पहलगाम हमले के बाद तेजी से डेवलपमेंट हो रहे थे। पीएम मोदी उधर सऊदी अरब में होने के बावजूद पूरे हालात की जानकारी ले रहे थे। इधर भारत में गृह मंत्री अमित शाह तेजी से फैसले ले रहे थे। अमित शाह ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में आईबी चीफ मौजूद थे, गृह सचिव मौजूद थे, सीआरपीएफ के डीजी, जम्मू कश्मीर के डीजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा दिल्ली आए हुए थे, उनसे भी बातचीत की गई। हालात की पूरी जानकारी लेने के बाद अमित शाह फौरन कश्मीर के लिए रवाना हो गए। अमित शाह ने जानकारी देते हुए कहा है कि पहलगाम हमले के बारे में सुनकर दुखी हूं। आतंकी हमले में शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी एजेंसियों के साथ फौरन सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के लिए श्रीनगर निकल रहा हूं। यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चुन चुन कर हिसाब होगा। पहलगाम में आतंकियों ने जो हरकत की है उसकी कीमत उनको चुकानी होगी। और जिस तरह से मोदी सरकार एक्टिव दिख रही है उससे तो संकेत मिल रहे हैं कि इस बार आतंकियों और आतंकवाद पर फाइनल प्रहार भी हो सकता है, कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। यानी मोदी सरकार की तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बार आतंकियों के खिलाफ ऐसा एक्शन होना चाहिए कि दुनिया देखे। उधर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी संकेत दे रहे हैं
कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह क्या करने वाले। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन शुरू हो चुका है, आतंकियों को मार गिराने की कार्रवाई जारी है। हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है, जवानों का खून खौल रहा है। हमले के गुनहगारों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। देशवासियों को भरोसा है कि एक भी आतंकी बचेगा नहीं। इधर केंद्र सरकार आतंकी हमले के खिलाफ फुल ऑन एक्शन की तैयारी में है। दूसरी तरफ कांग्रेस को इसमें भी पॉलिटिक्स दिख रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि घाटी के हालात पर बीजेपी पूरे देश को गुमराह कर रही है। बीजेपी देश के सामने कश्मीर के मुद्दे पर सफाई दे, वहीं टीएमसी हमले की जांच की बात कर रही है। सुनिए एक बार कैसी विपक्ष की पॉलिटिक्स है। और वो सुनाऊं उससे पहले ये तस्वीर देखिए, एक और बड़ी खबर। इस वक्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आप देख रहे हैं, वहां पर एलजी मनोज सिन्हा और गृह मंत्री अमित शाह जो कश्मीर पहुंच चुके हैं, तीनों वहां पर मौजूद हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्योंकि इसी मीटिंग में तय होना है कि ये जो हुआ ये क्यों हुआ और अब इसको लेकर आगे क्या करना है। अमित शाह वहां पर मौजूद, उन्होंने हाई लेवल मीटिंग कश्मीर में शुरू कर दी है। खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद और एलजी मनोज सिन्हा वहां पर मौजूद हैं। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि सरकार एक सेकंड गंवाने के मूड में नहीं है और जो भी हुआ है उसमें फुल एंड फाइनल हिसाब ये होना ही चाहिए। ये देश भी चाहता है और ये सरकार भी चाहती है, ये दिख रहा है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की टाइमिंग भी सवाल खड़े कर रही है। क्या यह हमला पूरी प्लानिंग बनाकर किया गया? क्योंकि आप देखिए कश्मीर से 370 हटने के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन जो वहां हुआ उसकी प्लानिंग के बारे में बात करूं उससे पहले आपको सुनवा देता हूं कि विपक्ष कैसी पॉलिटिक्स कर रहा है। जहां तक पहलगाम का अटैक का ताल्लुक है, ये हाईली कंडेमनेबल है, खासतौर से टूरिस्ट के ऊपर होना। और एक साइड से बीजेपी ये कह रही है कि माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है, हमने टेररिस्ट को भी एलिमिनेट कर दिया है। अगर एक साइड से बीजेपी ये दावा करती है कि हालात ठीक हैं, तो मेरे ख्याल में दे नीड टू एक्सप्लेन, दे नीड टू कम आउट विद रियलिटीज जो पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। जो लोग अमरनाथ जा रहे थे उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ, ये बहुत सीरियस बात है और उसको हाई लेवल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है, क्योंकि ये देश का बॉर्डर का और इंटरनल सिचुएशन का सिक्योरिटी का बात है। ये भाजपा बड़ा बड़ा बात करते हैं, लेकिन ये बार बार जो बॉर्डर में फेलियर, ये तो कोई काम का बात नहीं है। ये इस देश का ऑपोजिशन है बॉस। इस वक्त जब आतंकी हमला हुआ है उस वक्त भी उनको मोदी को घेरना है, मोदी को गाली देनी है, मोदी से सवाल करने। इनमें से एक आदमी नहीं बोल रहा कि वहां नाम पूछ पूछ के क्यों मारा आतंकियों ने। आतंक का धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकी हमले में जो मारे गए उनका तो धर्म दिख रहा है क्लियर क्लियर। मैं आपको जो घायल हुए उनमें से कुछ के नाम बताता हूं कि कौन लोग घायल हुए हैं। आप बताइए, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? घायल जो हुए वीनो भट्ट गुजरात के, इसके अलावा और नाम डालिए। मानिक पाटिल ये गुजरात से, इनको ये घायल हुए हैं। रीनो पांडे गुजरात से, एस बालाचंद्रू महाराष्ट्र से, डॉक्टर परमेश्वर महाराष्ट्र से, ये भी घायल हुए। अवजीवन राव कर्नाटक से, अबजावम राव कर्नाटक से, संतरू तमिलनाडु से, शशि कुमारी ओडिशा से। ये घायलों के नाम बता रहा हूं आपको। और सारे नाम अगर आप देखेंगे तो चश्मदीद जो आरोप लगा रहे हैं कि नाम पूछ पूछ कर हिंदुओं को टारगेट किया गया, वो सवाल खड़ा होता है भाई। एक भी घायल जो है वो दूसरे किसी धर्म का नहीं है। इसका मतलब आतंकियों के दिमाग में क्लियर कट प्लानिंग थी कि किसको टारगेट करना है, क्या मैसेज देना है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की टाइमिंग भी सवाल खड़े कर दी कि क्या यह सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। क्योंकि आप देखिए कश्मीर से 370 हटने के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। अब कश्मीर आतंक को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। कश्मीर में सालों बाद राम कथा हो रही है, अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हो रही थी। उधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हुए हैं, पीएम मोदी यूएई गए हुए हैं। आप सोचिए किस वक्त पर यह आतंकी हमला हुआ है। डल झील में राम कथा हो रही थी भाई।
डल झील में, कश्मीर में पहली बार रामकथा हो रही थी मुरारी बापू की, उस समय यह हमला हो रहा है। अमेरिका के नंबर 2 उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए हुए हैं, तब यह हमला हो रहा है। इधर अमरनाथ की यात्रा की तैयारियां चल रही थी और पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है। यह सब सिर्फ इत्तेफाक है। और जो आरोप लग रहा है कि हमले में हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है, उससे चर्चा हो रही है कि क्या अमरनाथ यात्रा को डिरेल करने की साजिश है। अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 14 अगस्त तक चलनी। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट है। पहला रूट बालटाल होते हुए अमरनाथ जाता है। बालटाल रूट 14 किलोमीटर लंबा है। दूसरा रूट इसी पहलगाम से होते हुए अमरनाथ का है। पहलगाम रूट करीब 32 किलोमीटर लंबा है। पहलगाम रूट से अमरनाथ जाना ज्यादा आसान है। इस रूट पर खड़ी चढ़ाइयां नहीं है। अमरनाथ जाने के ज्यादा साधन है। दूरी भले ज्यादा है लेकिन रास्ता कम कठिन है। जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ वो मुख्य पहलगाम से 3 किलोमीटर ही दूर है। यानी आतंकियों ने प्लानिंग करके अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले पहलगाम में यह हमला किया। यह बार बार कहा जा रहा है। पहलगाम हमले का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। इसमें एक आदमी दिख रहा है, तभी अचानक गोलियों के चलने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर यह आदमी घबरा जाता है। जरा एक बार वीडियो सुनिए। वो आदमी बेचारा अपना वीडियो बनवा रहा है। अचानक से उसको चीख सुनाई देती है, गोलियों की आवाज सुनाई देती है। भाई घबरा जाते हैं कि क्या ही हो गया। अभी इस पूरे मामले में और क्या क्या जानकारी आ रही है, किस आतंकी संगठन का नाम आ रहा है, पाकिस्तान का कनेक्शन है या नहीं, इस पर बात करूं उससे पहले हमारे सहयोगी साहिल सुहेल के पास चलते हैं, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। साहिल, क्या अभी तक का अपडेट है, क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या जानकारी मिली है अभी तक इस हमले को लेकर, घायलों को लेकर, मरने वालों की संख्या को लेकर? देखिए, सबसे पहले इस आतंकी हमले में मरने वालों की तादाद जो है वो 27 तक पहुंच गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पे कोई अभी स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं किया गया है। और जो घायल पर्यटक थे उनकी तादाद 16 के करीब थी, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग और कुछ जो पर्यटक जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें श्रीनगर के सिक्किम्स में रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आज दोपहर का ये वाक़ा है। पहलगाम की बाइसरन वैली में ये आतंकी हमला हुआ। पहलगाम से 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर है। एक पुख्ता सड़क वहां पे नहीं बनी है। हालांकि जो पर्यटक वहां घूमने के लिए जाते हैं तो वो घोड़े पर बैठकर ही वहां पे जाते हैं। इस वैली को जो है मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और उसके तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने रिस्पॉन्ड किया और सबसे पहली प्राथमिकता के साथ जो इन घायल पर्यटक थे उनको वहां से निकाला गया। उसके बाद जो जिन पर्यटकों की मौत वहीं पे हुई उनकी बॉडीज को भी वहां से लिफ्ट किया गया और उन्हें पहलगाम के हॉस्पिटल में पहुंच गया। उसके तुरंत बाद जो ऑपरेशन का दूसरा हिस्सा था उसमें एक बड़े इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। भारतीय सेना के जो पैरामिलिट्री ट्रूपर्स हैं, एसओजी के जो कमांडोज है, वो इस ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं और रात के अंधेरे में भी ये ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त लगातार कोशिश सुरक्षा बलों की यही है कि उन आतंकवादियों को ढूंढ लिया जाए जो इसमें शामिल है। 4 से 5 आतंकवादी बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि अंधेरा भले हो गया है लेकिन जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी कार्रवाई में कोई असर नहीं पड़ा है, कुछ नहीं रुका है। वहां पर उन आतंकियों को जिन्होंने हमला किया ढूंढने का काम अभी रात के अंधेरे में भी चल रहा है। और हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री और एलजी के साथ। घटना स्थल पर आर्मी का मूवमेंट अभी भी जारी है। पहलगाम में आर्मी का ऑपरेशन चल रहा है। जंगल में हो सकता है आतंकी छुपे हों, इसलिए सेना आतंकियों को जंगल में खोज रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है। आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने एक डिमांड की है। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। गृह मंत्री वहां बैठकर जो है वो ऑपरेशन को अंजाम कैसे देना है, क्या बदला लेना है, क्या कार्रवाई करनी है, क्या हुआ नहीं हुआ, इसको देख रहे हैं। और कांग्रेस डिमांड लेकर आई है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए और चर्चा कीजिए। गजब ही हिसाब है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद स्थानीय लोग भी गुस्से में हैं। पहलगाम में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी हुई है। इन लोगों का कहना है कि हमले में मारे गए लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए
और आतंकियों से बदला लिया जाना चाहिए। सुनिए पहलगाम के लोग क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छे से रन कर रहा था पूरे कश्मीर का। इसमें 1, 2, 50, 100 लोग, 1000 लोग हम ये आपको पहलगाम की तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां ये आतंकी हमला हुआ है। स्थानीय लोग भी बैनर पोस्टर लेकर जा रहे हैं कि हिंदुओं का नरसंहार बंद करो, हिंदू जेनोसाइड बंद करो। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले को लेकर यह जानकारी भी सामने आ रही है कि इस हमले के लिए आतंकी पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे थे, इसलिए पर्यटकों पर गोली मारकर अपने पहले से तय रास्ते से गायब हो गए। सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक आज दोपहर करीब 3 बजे पहलगाम की बैसरन घाटी में देश भर से आए पर्यटक घूम रहे थे। इस दौरान 3 से 4 आतंकी आसपास के जंगलों में छिपे हुए थे। ये आतंकी पुलिस और आर्मी की वर्दी पहनकर आए थे कहा जा रहा है और पर्यटकों पर फायरिंग शुरू कर दी। इन आतंकियों ने पर्यटकों पर 40 राउंड से ज्यादा फायरिंग की है। हमले के इस पैटर्न को देखकर यह बताया जा रहा है कि हमले से पहले इन आतंकियों ने इलाके की कई बार रेकी की थी। इस हमले के बाद सभी आतंकी पहलगाम के जंगलों में गायब हो गए। इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की दूसरी ब्रांच है TRF, उसका नाम बताया जा रहा है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद लश्कर ए तैयबा का दूसरा ग्रुप TRF अचानक एक्टिव हो गया है। इस ग्रुप के बारे में भी आपको बताता हूं। TRF का पूरा नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट। यह आतंकी संगठन साल 2019 में सामने आया था। TRF को लश्कर ए तैयबा और पाकिस्तानी फौज की मदद से तैयार किया गया है। TRF को स्पेशली टारगेट किलिंग के लिए तैयार किया गया था। जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छुपकर हमला करने के लिए TRF का फैल्कन स्क्वाड नाम से एक ग्रुप एक्टिव है। ये आतंकी अचानक आते हैं और हमला करके घने जंगलों में गायब हो जाने में एक्सपर्ट बताए जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि फैल्कन स्क्वाड को हाल ही में एडवांस हथियारों की एक बड़ी खेप मिली है। TRF के आतंकी ज्यादातर गैर कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं ताकि दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर आने से बचें। यानी साफ साफ एजेंडा यह दिखता है कि जो कश्मीर आगे बढ़ रहा है, जिस कश्मीर में पर्यटन आगे बढ़ रहा है, रिकॉर्ड पर्यटन हो रहा है, जहां लोगों की कमाई इस पर्यटन की वजह से बढ़ रही है, उसको डिस्टेबलाइज कर दो। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक TRF कश्मीर में फिर से वही दौर लाना चाहता है जो कभी 90 के दशक में हुआ करता था। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को लेकर पहलगाम पुलिस ने एक हेल्प डेस्क भी शुरू किया है। इस हमले में मारे गए लोगों और घायलों की जानकारी के लिए 3 फोन नंबर जारी किए गए। 9596777669, 01932225870 और व्हाट्सएप नंबर भी है 9419051940। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां का माहौल बदल गया था। पिछले 5 साल में जिस तरह पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, उससे कश्मीर के लोगों की जिंदगी ही बदल गई। यही वजह है कि आतंकी संगठन बहुत बौखलाए हुए हैं। आप देखिए कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद टूरिज्म सेक्टर में कश्मीर में क्या कमाल हुआ। आप जरा उसकी तस्वीर देखिए, आपको पता चलेगा कि क्यों इन लोगों ने टूरिस्ट को निशाना बनाया, आपको समझ में आएगा। कश्मीर की आपको बात बता रहा हूं। कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे 2018 में कितने पर्यटक आए, अगर आप उसकी संख्या देखेंगे 8,30,000 से ज्यादा, 8,30,000 प्लस पर्यटक आए थे। और 2024 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद 34,98,000 यानी ऑलमोस्ट 35 लाख लोग जो है वो पर्यटन करने कश्मीर आए। ये है पर्यटकों को निशाना बनाने की वजह। और जो ये बढ़ोतरी है, अगर आप उसको परसेंटेज में देखेंगे 2018 के मुकाबले ऑलमोस्ट 321% की बढ़ोतरी है पर्यटकों की संख्या में। और इसलिए टूरिस्ट को टारगेट किया गया है ताकि कश्मीर में लोग आने से घबराएं और वहां कश्मीर के विकास को डिरेल किया जा सके। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया, जो दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की से आतंकी कितना परेशान है। जम्मू कश्मीर के नेता इस पर क्या कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाता हूं। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीर में टूरिज्म बढ़े। वो अपनी पुरानी लाइन लेके बढ़ा है कि शायद वो कश्मीर में अब भी चाहता है कि यहां टूरिज्म को फरोग दे। बैसरन पहलगाम में जो अटैक हुआ, जो ग्रुप ऑफ टूरिस्ट जिनके साथ कुछ लोकल्स भी थे,
ये टूरिस्ट और लोकल्स पे ही अटैक नहीं, ये जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे अटैक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर का जो इकोनॉमी सेक्टर है वो टूरिज्म से ही चलता है, और टूरिज्म जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और टूरिस्ट पे अटैक करना, ये यहाँ के रेड़े वाले, यहाँ का गोड़ी वाला, यहाँ का दुकानदार, यहाँ का गाड़ी वाला और यहाँ का घोड़े वाला, उन पे अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहां से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं, ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, तो मैं इतना ही कह सकता हूं, अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहां माफी होगी न आखिरत में माफी होगी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम के जंगलों में छिपे हुए हैं आतंकी, ये जानकारी निकल आई है। घने जंगलों का फायदा उठाकर वहीं जाकर आतंकी छिपे हुए हैं और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को इस वक्त घेरा हुआ है। जो हम आपसे कह रहे थे कि इन आतंकियों का हिसाब, उनका जो इलाज है वो तुरंत करने का आदेश दिया गया है, तो सुरक्षा बलों ने पूरे जंगल वाले इलाके को, आप देखिए जो आप देख रहे हैं वो बीच का हिस्सा, वो मैदानी हिस्सा है जहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ, और आसपास आप पूरा इलाका देखिए, पूरा इलाका जंगलों से भरा हुआ है। देख रहे हैं आप, खाली पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। तो वो वहां पर अटैक किए और उसके बाद वहां से निकले और सीधा जंगलों में छुप गए। लेकिन बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने जंगलों को घेरा हुआ है और इन आतंकियों को ढूंढ कर उनका इलाज किया जाएगा। इस वक्त श्रीनगर में अमित शाह जहां मीटिंग कर रहे हैं, वहां से हमारे सहयोगी यावर सैफी लाइव जुड़ रहे हैं। यावर, क्या जानकारी मिल रही है अमित शाह की जो मीटिंग चल रही है उसको लेकर, क्या खबर है आपके पास? देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह जो है श्रीनगर के दौरे पर आ गए हैं। एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है उसका भी जायजा लेंगे। श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंचते ही उन्होंने घाटी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी बातचीत की और उनके साथ जो है घाटी के एलजी मनोज सिन्हा भी थे। टॉप पुलिस ऑफिशियल्स, आर्मी, पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस के अफसर भी जो है इस मीटिंग में भाग लेंगे। इस मीटिंग में जो है सूत्रों के हवाले से जो बात मालूम पड़ी है वो ये है कि जो स्ट्रेटेजी है, जो इस वक्त काउंटर टेरर ऑपरेशन इस वक्त पहलगाम में चलाया जा रहा है, उसको लेकर भी विशेष तौर पर बात होगी कि किस प्रकार से जो है ये ऑपरेशन चलाया जाएगा और इसमें जो है निर्देश भी जारी किए जाएंगे कि इंटेंसिफाई किया जाए इस ऑपरेशन को। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अभी तक जो है करीबन 25 लोगों की जो है इसमें मौत हुई है और इसमें जो है अभी तक 5 से ज्यादा लोग जो है घायल हैं, जिनमें से कुछ एक को जो है श्रीनगर हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया है। पहली प्राथमिकता सुरक्षा बल के जवानों के पास ये थी कि सभी जो घायल व्यक्ति है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, उसके बाद ही जो है ऑपरेशन शुरू किया जाए। लोकल स्थानीय लोगों ने भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें भरपूर साथ दिया है और उसी के चलते जो है, चूंकि ये हाई रिस्क पे था, ये जो है वहां पर माउंटेनियस रेंज है और वहां पर जो है ज्यादातर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और इसी के चलते जो कैमोफ्लेज में ये मिलिटेंट्स और अदनादीन गोली की। लश्कर तैयबा का ऑफशूट टीआरएफ जो है उसने इस हमले की जिम्मेवारी कबूल की है। यावर एक चीज और बताइए, यावर जो घायल हैं उनकी संख्या कितनी है? क्या लोग ज्यादा घायल हुए हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है? और जो बार बार कहा जा रहा है, जो चश्मदीद कह रहे हैं कि वहां पर लोगों का धर्म पूछ कर, उनका नाम पूछ कर अटैक किया गया, उनको मारा गया, इसको लेकर क्या खबर है? देखिए, टाइम्स नाउ के जरिए जो एक वीडियो एक्सेस हुआ उसमें उस महिला का यही कहना है कि पहले नाम पूछा गया, उसके बाद ही जो है गोलाबारी, जो फायरिंग है वो उन पर शुरू कर दी गई। लेकिन अगर घायलों की संख्या की अगर हम बात करें तो करीबन 6 से 7 जो है वो घायल है, जिनमें से एक जो है उसे श्रीनगर के स्किम्स हॉस्पिटल पहुंचाया गया और बाकियों का इलाज जो है जीएमसी अनंतनाग में इस वक्त चल रहा है। चूंकि पहली प्राथमिकता जो गवर्नमेंट के पास थी वो ये थी कि स्पेशलाइज्ड यूनिट्स को जो है वहां पर तैनात किए। ठीक है, यावर हम आपके पास लौटेंगे। आप कह रहे हैं कि वहां पर घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली में अलर्ट, दिल्ली के सारे टूरिस्ट प्लेसेस की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, ये बड़ी खबर आ रही है। यानी इस वक्त जो ये पूरा मामला है ये बहुत संगीन बना हुआ है। खुद गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में मौजूद हैं और यहां दिल्ली में भी अलर्ट पर रखा गया है सारी सुरक्षा एजेंसीज को। सारे टूरिस्ट प्लेसेस में सुरक्षा दिल्ली में बढ़ा दी जाए, ये कह दिया गया है।
ये आप तस्वीरें देखिए, वहां कश्मीर के अंदर जो लोकल्स हैं पहलगाम में, वो गुस्से में, उनको समझ में आ रहा है भाई कि तुमने तो यहां कांड कर दिया आतंकियों ने, लेकिन इसका नुकसान जो स्थानीय लोग हैं, जो कश्मीरी लोग हैं, उनको उठाना पड़ेगा। क्योंकि वहां कौन जाएगा इस वक्त हिम्मत करके वहां पर टूरिज्म के लिए? भाई गर्मी की छुट्टियां आ रही थी, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जाते और कश्मीर में जो रिकॉर्ड टूरिज्म था वो और नई ऊंचाइयां छूता। लेकिन उसके पहले जानबूझकर यह आतंकी हमला हुआ है ताकि कश्मीर की अर्थव्यवस्था को, कश्मीर के विकास को डिरेल किया जा सके। लेकिन मोदी शाह ने क्लियर कर दिया है कि जो हुआ है उसका हिसाब तो होगा। इस पर आपको एक एक अपडेट दूंगा। लेकिन पाठशाला की अगली क्लास, मुस्लिम देश में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, आग बबूला हो गया ओवैसी। इधर मौलानाओं ने गजब मोर्चा खोल दिया। वक्फ बोर्ड ने लैंड माफिया को नोटिस भेजे तो कांग्रेस नेताओं का भी नाम आ गया लिस्ट में। क्या इधर कफन सर कलम की धमकी, उधर तबलीगी जमात ने क्या कह दिया कि वक्फ एक्ट के विरोधी हैरान रह गए। अब इसका चैप्टर भारत में वक्फ कानून के विरोध में मौलाना, मुस्लिम संगठन और ओवैसी ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वक्फ कानून के विरोध में आज भयंकर बयानबाजी हुई है। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हुई कि मोदी राज में भारत के मुसलमानों पर कहर टूट रहा। और जिस वक्त यह सब हो रहा था उसी वक्त पीएम मोदी उस देश के दौरे पर पहुंचे हुए थे जो दुनिया भर में मुसलमानों के लिए बहुत खास है। और उस मुस्लिम देश में पीएम मोदी का ऐसा भव्य स्वागत हुआ कि हर कोई दंग रह जाएगा। मुस्लिम देश सऊदी अरब, जहां इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना है, जिसे इस्लाम का गढ़ माना जाता है, उस मुस्लिम देश में 21 तोपों की सलामी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। एक बार देखिए वहां क्या तस्वीर थी। इस तस्वीर को देखकर देश में उन लोगों को बहुत आग लगेगी जो दिन रात मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने का एजेंडा चलाते हैं। और मुस्लिम देश सऊदी अरब पहुंचकर पीएम मोदी देश के मुसलमानों के लिए एक और बड़ा काम करने वाले। वो काम क्या है आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए कि भारत में मौलानाओं की फौज, ओवैसी एंड कंपनी मिलकर कैसे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को ललकार रहे। सिर पर कफन बांधने की धमकी दी जा रही है। वक्फ कानून को जिंदगी मौत का मसला बताया जा रहा है। मुसलमान सिरों का नजराना देने को तैयार हैं, ऐसी ऐसी भाषा बोली जा रही। पीएम मोदी के लिए कसाई जैसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। मोदी शाह का नाम लेकर कहा जा रहा है कि हमसे उलझो मत, औकात में रहने जैसी धमकियां दी जा रही हैं। और ये सारी धमकियां जब दी जा रही हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में अभी इस मामले की सुनवाई चल रही, ऐसी धमकियां जब दी जा रही हैं, तब दी जा रही हैं जब सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ के नाम पर हिंसा पर चिंता जता चुका है। जब इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के रूप में सामने आती है, उसके बावजूद मुस्लिम संगठन और ओवैसी जैसे नेता वक्फ कानून के खिलाफ आग उगल रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार भी मुसलमानों को भड़काने वाली मौलाना ब्रिगेड का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर गई। आज ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और कानून मंत्री ने वक्फ कानून पर मुसलमानों को भड़काने वालों की क्लास लगाई। उधर नए वक्फ कानून के पास होने के बाद देश भर के वक्फ बोर्ड की बड़ी बैठक बुला ली गई है। यानी मोदी सरकार ने भी बता दिया कि वो ऐसी धमकियों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। वक्फ कानून को लेकर आज कैसे भयंकर बयानबाजी हुई, ओवैसी कैसे आग बबूला हो रखे हैं, सऊदी अरब में पीएम मोदी भारतीय मुसलमानों के लिए क्या बड़ा करने वाले हैं, ये सब बताऊंगा। लेकिन पहले जो आज हुआ है दिन भर, उसकी एक झलक देखिए। मोदी माशाल्लाह अब सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। 3 तलाक का विषय आएगा तब भी वो ऐसा ही बोल रहे थे। मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि हमने अब सर पे कफन बांध लिया है। बहुत पंक्चर बना लिए, अब हमें पंक्चर करने वाला बनना पड़ेगा। हमारे अगर कोई गुंडा भी होता तो डॉन के लेवल तक पहुंचता है। वो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो सड़क पे उतारने का नाटक कर रहे हैं। ऐ मोदी, ऐ अमित शाह, इनसे मत उलझो, आप रहिए जरा अपनी औकात में। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को औकात बताई जा रही है।
हमने सिर पे कफन बांध लिया, ऐसी धमकियां दी जा रही हैं। पंचर करने वाला बनना पड़ेगा, ऐसी ऐसी बातें कही जा रही। वक्फ कानून पर भड़काऊ बयानों का चैप्टर खोलूं उससे पहले पीएम मोदी के सऊदी अरब के दौरे के बारे में बताता हूं। इस दौरे पर पीएम मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे। पीएम मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच गहरी दोस्ती है, जिसको लेकर वो वैसे ही भड़के हुए थे। सऊदी अरब से दौरे पर जाने से पहले ही पीएम मोदी ने जो बयान दिया, उसमें पीएम मोदी ने क्राउन प्रिंस को मेरे भाई कहकर संबोधित किया। साल 2019 में जब क्राउन प्रिंस भारत आए थे तो पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका खुद पहुंचकर स्वागत किया था और इस दौरे पर क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई बताया था। कहा था कि वो उनके छोटे भाई हैं। मतलब मोदी और मुस्लिम देश के क्राउन प्रिंस एक दूसरे को भाई भाई कह रहे हैं। और इधर वक्फ कानून पर ओवैसी जैसे नेता पीएम मोदी के सऊदी दौरे को पर उन्हें टारगेट कर रहे हैं। सुनिए जरा। मोदी माशाल्लाह सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। मोदी के पास बहुत से अनमोल रतन है। किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है। वो पूछ लें, जब सऊदी अरब जा रहे हैं तो गले मिलते वक्त पूछ लें ये हबीबी ये सही है क्या, क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहां पर जमहूरियत हो या बादशाहत हो, वक्फ का तस्वुर है और रहेगा। ओवैसी कह रहे हैं मोदी वहां जाके अल हबीबी करेंगे और यहां मुसलमानों के कपड़े देखकर पहचानने की बात करते हैं, लेकिन यह नहीं बताएंगे कि इसी नरेंद्र मोदी के राज में मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को घर मिले, उनके घर तक बिजली पहुंची है, उनके बच्चों को वजीफे मिले और दूसरे धर्म के लोगों से ज्यादा मिले। लेकिन यह ओवैसी के एजेंडे में सेट नहीं होगा, तो यह क्यों बताएंगे? सऊदी अरब में पीएम मोदी का कैसा ग्रैंड वेलकम हुआ, उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। जब सऊदी अरब के एयर स्पेस में पीएम मोदी का विमान एंट्री ले रहा था तो पीएम मोदी के लिए स्पेशल जेस्चर दिखाते हुए सऊदी अरब के फाइटर जेट F-15 ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया। नहीं होता कि बड़े आदमी के साथ जो है वो गाड़ी लग गई कि चलिए सर आपको लेके चलते हैं। इस वीडियो को विदेश मंत्रालय ने जारी किया है जिसमें प्लेन साथ में चल रहे हैं F-15। इस जेस्चर को दोनों देशों के रक्षा सहयोग के रूप में देखा जा रहा और पीएम मोदी की भी तस्वीर आई कि वो अंदर से, प्लेन के अंदर से देख रहे थे खिड़की से कि अच्छा ये हिसाब चल रहा है। उधर सऊदी अरब में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हो रहा है, अपने देश के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हो रहा है। और इधर भारत में वक्फ संशोधन कानून के विरोधी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नए वक्फ कानून का विरोध किया। वक्फ बचाओ कैंपेन के तहत 180 मुस्लिम संगठनों के नुमाइंदों के साथ साथ कई विपक्षी पार्टियों के नेता इसमें शामिल हुए। मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं का यह जमावड़ा इसलिए लगा था ताकि लोग अपने विरोध के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वक्फ कानून के विरोध में अपनी बातें कह सकें। लेकिन मुस्लिम संगठनों का यह विरोध प्रदर्शन भड़काऊ बयानबाजी में बदल गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की आड़ में उग्र भाषा का इस्तेमाल होने लगा और बात वक्फ कानून के विरोध से कहीं आगे निकलने लगी। जैसे असदुद्दीन ओवैसी तो वक्फ कानून पर बोलते बोलते अडानी अंबानी को घसीट लाए इसमें। सुनिए पीएम मोदी के पंचर वाले बयान का जिक्र करते हुए ओवैसी क्या कह रहे हैं। अभी कहा गया कि अब्दुल के बारे में, नरेंद्र मोदी को हम बताना चाह रहे हैं कि अब्दुल एक गीरतमंद मुसलमान होता है। अब्दुल पंचर जरूर बनाता है, हलाल की कमाई कमाता है और अब्दुल ने अपना घर आपके दोस्त की तरह, जिसके जू में जाकर आप जानवरों के सामने फोटो लिए वजीर आजम, जिसके घर में शादी हुई तो आप हाथ पकड़ पकड़ कर खुश होकर चले। अब्दुल किसी यतीम खाने पर अपना घर नहीं बनाया, आपके दोस्त से बनाया है। और इस कानून के जरिए सेक्शन 2 जो बनाया गया है, बोरी लोग कह रहे थे, हमारे दाऊदी बोरा लोग कह रहे थे कि सेक्शन 2 से हमको वक्फ से निकालिए आप। उनके पास फिक्र अलग है, दाइल मुतलक का कॉन्सेप्ट है। उन विचारों को आपने बुलाकर उनके सामने उनकी तौहीन कर दी। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आप तो बोरियों का नाम ले रहे थे और आप बना दिए ट्रस्ट, यानी नाम बोरी का हुआ मगर फायदा मुकेश भाई के मुंह में गुलाब जामुन चला गया। हम पंक्चर बनाने वाले थे, अब हमें पंक्चर करने वाला बनना पड़ेगा। बहुत पंक्चर बना लिए,
हमारे अगर कोई गुंडा भी होता तो डॉन के लेवल तक पहुंचता है। बड़ी छिछोरी बात कर रहा हूँ, एक सच्ची बात कर रहा हूँ। चलिए, ये बात तो अच्छी है कि खुद ही मान रहे हैं कि बहुत छिछोरी बात कर रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं बहुत छिछोरी है, बहुत सतही बात कर रहे हैं कि हमारे अगर गुंडा भी कोई होता है तो डॉन के लेवल का होता है। ये इनके लिए बहुत बड़ी काबिलियत है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा था कि भाई मुसलमान पंचर क्यों बना रहा होता, अगर वक्फ का फायदा उसको मिलता, तो उन्होंने ये दिखाने का, ये बताने का प्रयास किया था कि मुसलमानों के साथ इसी वक्फ कानून के नाम पर अत्याचार हुआ है, नहीं तो वो गरीब नहीं होता। कहने का मतलब यह था, लेकिन माहौल बना दिया कि अरे हमको पंचर बनाने वाला बोल दिया, और खुद को बता रहे हैं कि हम डॉन होते हैं, तब इनको बुरा नहीं लग रहा। वक्फ कानून का विरोध मुस्लिम संगठनों का मंच असदुद्दीन ओवैसी के लिए तो यह अपनी सियासत चमकाने का सबसे शानदार मौका था। इसलिए लगे हाथों असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस को भी लपेट दिया। भाई नई थ्योरी लेकर आ गए कि वक्फ कानून तो पीएम मोदी आरएसएस को खुश करने के लिए लेकर आए। सुनिए जरा इस पर भी, इसको भी। कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरएसएस के 100 साल के जश्न जो मनाया जा रहा है, ये आरएसएस को तोहफा देने के लिए और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की आइन को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क की तहजीबों को खत्म करने के और मुसलमानों के ईमान पर, उनकी मजहबी इबादत गाहों पर निशाना बनाने के लिए। यानी अंबानी अडानी ले आए, आरएसएस ले आए, लेकिन एक बार भी यहां खड़े होकर यह नहीं बताए कि इतने साल से वक्फ कानून चल रहा है, उन वक्फ की संपत्तियों से गरीब मुसलमानों का क्या भला किया। वो वहां खड़े होकर बताते, और बताते कि ये जो अच्छा किया हमने गरीब मुसलमानों का, बेवाओं का, यतीमों का, वो अब रुक जाएगा मोदी के इस कानून से। बताते ना, वो नहीं बता पाते कि हमने ये लिस्ट देखो, ये करके दिखाया है। दिल्ली में तहफ्फुज़ औकाफ कारवां यानी वक्फ की हिफाजत के नाम से हो रहे इस आयोजन में खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा ठेकेदार समझने वाले मौलाना हो या फिर सियासतदान, सबके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही थे। मकसद एक ही था कि वक्फ कानून के विरोध में नरेंद्र मोदी पर चौतरफा वार करना, और शायद इसलिए इस आयोजन में मोदी शाह को औकात में रहने की भी धमकियां दी गई। सुनिए जरा। अमित शाह, इनसे मत उलझो, हम सबसे बड़ी अक़लियत हैं, छोटी छोटी अक़लियतें भी हैं, उनके ऊपर भी नंबर आने वाला है। हमको आजमाया गया है, इसलिए हम कहते हैं कि हमसे मत उलझो। हमसे उलझे तो मसनद उलट जाएगी, हमसे उलझे तो मसनद उलट जाएगी। आप रहिए जरा अपनी औकात में, मैं कहना चाहता हूं। तो यकीन जानिए इस लड़ाई में पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा और एक क्रांति आएगी, जो क्रांति इन फिसाइयों को बहाकर इंशाअल्लाह बहा कर ले जाएगी, और ये कामयाब होने वाले हैं। लेकिन हमें आज इस लड़ाई में, जंग आजादी की दूसरी लड़ाई में, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। संसद में वक्फ कानून पिछले साल लाया गया था। कई महीनों तक जेपीसी के जरिए इस पर चर्चा हुई, फिर संसद में लंबी बहस और वोटिंग के बाद यह पास हुआ। लेकिन वक्फ कानून का विरोध करने वाले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक का सब्र नहीं रख पा रहे। उन्हें वक्फ कानून पर इंस्टेंट अपनी सहूलियत वाला न्याय चाहिए, इसलिए वक्फ कानून पर सिर पर कफन बांधने जैसी बयानबाजी भी हो रही है। एक बार वो भी सुनिए। मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि हमने अब सर पे कफन बांध लिया है। या तो आप मान जाओ और वक्फ बिल कानून वापस लो, वरना पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अपने सरों का नजराना देने के लिए तैयार हैं। मुसलमानों, आपके कहना है कि अब ख्वाब गफलत छोड़ो और बोर्ड की आवाज पर आप बाहर निकलो। हो सकता है इनको गलत गुमान हो रहा है कि ये ताल कटोरा में बैठे मुसलमान ही वक्फ एक्ट के खिलाफ है, बाकी लोग तो घरों में है। इसलिए ये इजलास की शक्ल में मुसलमानों पर अखलाकी जिम्मेदारी है कि तुम्हें घरों से निकलकर मैदानों में, रोडों पे आके बताना होगा कि इदारा प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। हालांकि मौलाना साहब के पीछे जो कुर्सियां खाली थी वो कह रही थी कि ताल कटोरा स्टेडियम भी नहीं भर पाए, और ये कह रहे हैं कि पूरे देश में हंगामा करें। सरकार की तरफ से अलग अलग मंत्री भी सफाई दे रहे हैं।
बातें सामने रख रहे हैं, वो सच बता रहे हैं कि आखिर इसका मकसद क्या है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि जल्दी ही बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होंगे जो वक्फ की संपत्तियों पर कुंडली मारकर बैठे। इधर वक्फ की संपत्ति हड़पने वालों पर एक्शन भी तेज हो गया। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति हड़पने वाले माफिया के खिलाफ एक्शन शुरू भी कर दिया। वक्फ बोर्ड का दावा है कि उसने वक्फ संपत्ति को गलत तरीके से हड़पने वालों की एक लिस्ट बनाई है। करीब 2000 लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और इस लिस्ट में कांग्रेस नेताओं का भी नाम है। वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जे को हटाया जाएगा, जमीन खाली कराई जाएगी या किराया वसूला जाएगा। एमपी में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का दावा है कि राज्य की 90% जमीन पर जो वक्फ की का दावा है कि उसकी है, उस पर अवैध कब्जा है। यानी वक्फ की संपत्ति को लूटने वाले अब बचेंगे नहीं। उन्होंने जितनी जमीन हड़पी है उसकी पूरी वसूली होगी और यही पैसा गरीब मुसलमानों की भलाई में लगाया जाएगा, जो कि वक्फ एक्ट कहता है। एक तरफ वक्फ कानून पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी संगठन हैं जो इस वक्फ बिल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने मुस्लिम समाज को शांति और संयम बरतने की अपील की। मौलाना साद ने कहा है कि इस्लाम किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधियों की इजाजत नहीं देता। एक सच्चा मुसलमान वही है जो शरीयत के साथ साथ देश के कानून का भी पालन करता है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वो ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे समाज में अशांति फैले या किसी की भावनाएं आहत। इधर देश में वक्फ कानून के विरोध में माहौल बनाया जा रहा है, मुसलमानों को मोदी का नाम लेकर भड़काया जा रहा है। उधर सऊदी अरब पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीय मुसलमानों के लिए क्या बड़ा करना है वो भी आपको बता देता हूं। सूत्रों से खबर है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत के दौरान हज के मुद्दे पर भी बात होगी। हर साल हज यात्रा में भारतीय मुसलमानों के लिए जो कोटा तय है उस पर बात हो सकती है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब भारतीयों के लिए हज कोटा 1,36,020 था, जो अब बढ़कर 1,75,025 हो गया है। सूत्रों के मुताबिक हज यात्रा पर भारतीय मुसलमानों को कोई दिक्कत ना हो, बेहतर कोऑर्डिनेशन और ज्यादा सहयोग मिले, पीएम मोदी यह भी सुनिश्चित करें। इस साल प्राइवेट ऑपरेटर्स की गलतियों की वजह से कई मुसलमानों की हज यात्रा अटक गई थी। फिर मोदी सरकार ने इस मामले में दखल दिया और सऊदी अरब से बातचीत की, तब जाकर सऊदी हज मंत्रालय पोर्टल को फिर से खोलने पर राजी हुआ। लेकिन यहां तो वैसे ये आपको बताएंगे नहीं, ये मोदी ने मुसलमानों के लिए किया कि वो हज पे जा सके। पीएम मोदी की सऊदी अरब की यात्रा इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि 40 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री जेद्दा शहर पहुंचे। 1982 में इंदिरा गांधी बतौर पीएम जेद्दा गई थी। पिछले 40 साल के दौरान बाकी प्रधानमंत्रियों की यात्राएं राजधानी रियाद तक ही सीमित रही। पीएम मोदी का यह दौरा भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें व्यापार, रक्षा और हज जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। मक्का मदीना जाने के लिए दुनिया भर से आने वाले ज्यादातर लोग जेद्दा ही उतरते हैं। तो ये प्रधानमंत्री एक तरफ मुस्लिम देश में क्या कर रहे हैं वो आपको दिखाया और अपने देश में मुसलमान क्या कर रहे हैं वो आपको दिखाया। पाठशाला में अब अगली क्लास। सोना, गोल्ड 1 लाख रुपए के पार पहुंच गया। गोल्ड की कीमत अभी और कितनी बढ़ने वाली है? सोना आखिर इतना कीमती हुआ कैसे? गोल्ड की वो हिस्ट्री जो आपने नहीं सुनी हो, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, ये तय कैसे होता है सोना कितने कैरेट का है और असली सोने की पहचान क्या है? अब इसका चर्चा। भारत वो देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज भी भारत में सोने को सबसे बड़ा धन माना जाता है। महिलाएं सोने का मंगलसूत्र पहनती हैं, हर पर्व या त्योहार में सोने के गहने पहने जाते हैं और सोने को स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। लेकिन जिस तेजी से सोना अपनी हैसियत बढ़ा रहा है, जिस तेजी से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले वक्त में सोना आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर चला जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में किसी को सोना खरीदना है तो 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार जा चुकी है। एक ही दिन में सोने की कीमत में 3,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 112 दिनों में सोने की कीमत में करीब 24,000 रुपए का उछाल आ चुका है 112 दिन में। और इस साल सोने की कीमत में अब तक 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी 1 लाख रुपए हर 10 ग्राम सोने की कीमत हो गई। सोना इतना सोना क्यों होने लग रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जो सोने की कीमत रॉकेट बनी हुई है और आसमान छू रही है? 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट सोने का कैरेट कैसे तय होता है, यह सब आपको बताऊंगा। पहले जो मार्केट में हो रहा है जरा उसकी झलक देखिए।
गोल्ड का रेट बहुत बढ़ गया है, 1 लाख पूरा हो गया है। इतना तो पहले कभी नहीं था। तब गोल्ड धीरे धीरे करके इतना महंगा हो गया, अब ऐसे ही अगर चलता रहा तो मिडिल क्लास लोग कैसे खरीदेंगे गोल्ड। बहुत महंगा हो गया है, अभी हम लोग को जैसे तो इम्पॉसिबल है लेने के लिए। बहुत हाई हो गया और मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बहुत काफी हाई है। पहला सवाल तो सबके मन में यही है कि आखिर सोने की कीमत रॉकेट बनी क्यों हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर को माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में ट्रेड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। इससे इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है, ग्लोबल मंदी की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे में लोग सोने में निवेश बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप और अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व में चल रही तनातनी का भी सोने की कीमत पर असर पड़ा, क्योंकि ट्रंप लगातार फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों को कम करने का दबाव बना रहे हैं और उन्होंने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को हटाने की धमकी भी दी। ट्रंप और अमेरिका के सेंट्रल बैंक में टकराव की वजह से डॉलर में भी लगातार गिरावट आ रही है। डॉलर कमजोर होने की वजह से दुनिया भर में सोने में लोग निवेश कर रहे हैं, क्योंकि सोना थोड़ा रिलायबल माना जाता है। इसके अलावा पिछले 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव जैसी घटनाओं ने दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिसकी वजह से लोग सोने में निवेश कर रहे हैं। सोने की कीमत में अचानक आई उछाल की वजह से भी दुनिया भर में सोने की खरीदारी बढ़ रही है। भारत में तो शादियों का सीजन शुरू होने की वजह से गोल्ड की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है, जिसका असर आने वाले दिनों में सोने की कीमत पर दिख सकता है। इसलिए सोने की बढ़ती कीमत से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अभी यह कीमत और ऊपर जा सकती है। सोने के कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि सोने की कीमत में आई तेजी फिलहाल थमने वाली नहीं है। मुंबई ज्वेलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो साल के आखिर तक सोने की कीमत 2 लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है। 2 लाख रुपए 10 ग्राम सोना। सुनिए जरा क्या बता रहे हैं लोग। अभी फिलहाल तेजी है, फिलहाल अच्छी तेजी रहेगी और ये तेजी बरकरार रहेगी। रोज का हजार $1000 बढ़ रहा है। तो इस साल के आखिर तक आप कहां तक देखते हैं भाव को आगे बढ़ते हुए? मैं सोने को लगभग 2 लाख के करीबन देख रहा हूँ। तो अभी जो है ग्राहकों के लिए ये सही समय है या फिर अभी और रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए? दिस इज द राइट टाइम टू बाय द गोल्ड 100। सोना जिस तेजी से महंगा हो रहा है, इसमें मिलावट की आशंका भी उसी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सोना खरीदने से पहले उसके असली होने की पहचान जरूरी है। सोने की शुद्धता की जांच कैरेट के हिसाब से होती है। सोने के गहने बनाने में ज्यादातर 22 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल होता है, हालांकि कुछ लोग 18 कैरेट गोल्ड भी पहनते हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि ये कैरेट होता क्या है। जैसे अगर कोई ज्वेलरी 24 कैरेट गोल्ड की बनी है, तो इसका मतलब होता है कि इसमें सोने की शुद्धता 99.9% है। इसी तरह अगर कोई ज्वेलरी 22 कैरेट गोल्ड की बनी है, तो इसका मतलब है कि इसमें इस्तेमाल सोने की शुद्धता 91.6% तक है। और 18 कैरेट गोल्ड का मतलब कि इस ज्वेलरी में सोने की शुद्धता 75% होगी। लकटकिया सोने से बने गहने या दूसरे सामान खरीद रहे हैं तो ठगे जाने से बचने के लिए सबसे पहले ज्वेलरी पर बना हॉलमार्क जरूर देखिए, क्योंकि यह हॉलमार्क साइन सोने की शुद्धता की गारंटी होता है। BIS केयर ऐप के जरिए आप अपनी ज्वेलरी की क्वालिटी की डिटेल जान सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन पर BIS केयर ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद ज्वेलरी पर मौजूद 6 अंकों का हॉलमार्क नंबर डालना होगा। इतना करने पर ज्वेलरी से जुड़ी पूरी जानकारी आपके मोबाइल फोन पर आ जाएगी। भाई आप लाख रुपए का 10 ग्राम सोना खरीदिएगा और उल्टा पुल्टा खरीद लीजिएगा तो भाई और दिल में दर्द होगा। सोने की बढ़ती कीमत भारत में आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि सोना हमारी संस्कृति में शामिल रहा है। अमीर हो या गरीब, शादी से लेकर हर तरह की रस्म में बिना सोने के काम ही पूरा नहीं माना जाता। अक्षय तृतीया हो, धनतेरस हो, तमाम शुभ त्योहार हो, उसमें जो है वो सोना खरीदते ही लोग। इसलिए आपको भारत में सोने की खरीदारी के आंकड़े बताता हूं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लोगों ने साल 2024 में 800 टन से ज्यादा सोना खरीदा, जो साल 2023 के मुकाबले करीब 40 टन ज्यादा था। 2023 में भारतीयों ने कुल 761 टन सोना खरीदा था। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2023 की तुलना में 2024 में सोने की खरीदारी में 31% का उछाल आया। 2024 में भारतीयों ने 5,15,390 करोड़ का सोना खरीदा, जबकि साल 2023 में जो सोना खरीदा गया था उसकी कीमत 3,92,000 करोड़ रुपए थी। भारत में सोने की इस रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी ने क्या कमाल दिखाया है, इसके बारे में आपको बताता हूं। HSBC ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 तक के भारतीय घरों में 25,000 टन से ज्यादा सोना जमा हो चुका है।
जो कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक में रखे सोने से 3 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल बैंक में दिसंबर 2024 तक 8,133 टन सोने का रिजर्व मौजूद है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है जो बैंक में है। जबकि दूसरे नंबर पर जर्मनी का सेंट्रल बैंक है, जहां करीब 3300 टन सोने का रिजर्व है। अगर भारत के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई की बात करें तो दिसंबर 2024 तक आरबीआई में करीब 876 टन सोना जमा था। लेकिन इन सारे बैंक से ज्यादा सोना लोगों के पास घरों में है भारत। आप यह भी देख लीजिए कि दुनिया में कौन से देश सबसे ज्यादा सोना कंज्यूम करते हैं, यानी सोने की खरीदारी करते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में भारत टॉप पर है। पिछले कुछ सालों का औसत निकालें तो भारत में हर साल करीब 563 टन सोने की खपत होती है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चीन है, जहां हर साल करीब 511 टन सोना खरीदा जाता है। तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां 132 टन सोने की खपत साल भर में। वहीं रूस में हर साल करीब 41 टन सोने की खरीदारी होती है। भारत में जबरदस्त तरीके से लोग सोना खरीदते हैं। भारत में लोग सोने की जमकर खरीदारी क्यों करते हैं? सोने को यहां इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद क्यों माना जाता है? इसे भारत में आजादी के बाद से सोने की कीमत में आई उछाल के जरिए आप समझ सकते हैं। साल 1947 में देश की आजादी के वक्त 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 88 रुपए 62 पैसे थी। 88 रुपए। और आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख के पार जा चुकी है। यानी आजादी के बाद से अब तक सोना करीब 1130 गुना महंगा हो गया। मतलब आजादी के समय का किसी के पास 10 ग्राम सोना होगा तो वो 88 रुपए का सोना आज की डेट में 1 लाख रुपए से पार जा चुका है। आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि जो सोना आजकल दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से भाग रहा है वो आता कहां से? दुनिया के अलग अलग देशों में जमीन के नीचे सोने के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं और इन देशों की खदानों से निकलकर सोना बाजार में पहुंचता है। खदान से सोना कैसे तैयार होता है? जैसे अमेरिका की नेवादा गोल्ड माइंस को दुनिया में सोने की सबसे बड़ी खदान माना जाता है। इस खदान से हर साल करीब 103 टन सोने का प्रोडक्शन होता है। दूसरे नंबर पर उज्बेकिस्तान की सोने की खदान है जो ग्लोबल मुरंतो है। इस खदान से हर साल करीब 93 टन सोना निकलता है। लिस्ट में रूस की ओलंपियाडा खदान का नाम आता है तीसरे नंबर पर, जहां हर साल करीब 62 टन सोने का प्रोडक्शन होता है। सोने के प्रोडक्शन में इसके बाद इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग खदान का नंबर है। खदान में हर साल करीब 56 टन सोने का प्रोडक्शन होता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक सोने के प्रोडक्शन की जब से शुरुआत हुई उसके बाद से अब तक दुनिया की अलग अलग खदानों से करीब 2 लाख टन सोना निकाला जा चुका है। भारत में सोने की खदानों की बात करें तो भारत में सोने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है। कर्नाटक की कोलार, हट्टी और ऊटी की खदानों से सोना निकाला जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जोनागिरी गोल्ड माइंस है। झारखंड में हीरा बुद्दीनी और केंद्रू कोचा की खदानों से भी सोना निकलता है। हालांकि भारत में सोने की हर साल होने वाली जो निकलता है सोना उसकी अगर आप संख्या देखेंगे तो 563 टन खपत की तुलना में सिर्फ 1.6 टन सोने का प्रोडक्शन होता है। यानी भारत में खपत ज्यादा है और जो सोना निकलता है वो बहुत कम है। लेकिन फिलहाल जो सोना निकल रहा है या लोगों के घरों में है वो तो भैया उसकी कीमत रॉकेट बनी हुई। फिलहाल पाठशाला में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। उससे पहले एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमले की खबर आपको बता देता हूं। इस हमले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट अभी आया है। आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़े लेवल पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सेना लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। घने जंगलों में आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। आतंकियों को पकड़ने में ड्रोन्स की मदद ली जा रही है क्योंकि आतंकी जंगल में छुप गए हैं और रात में जो नाइट विजन वाले ड्रोन हैं उनकी मदद से ऊपर से जंगलों को देखा जा रहा है कि कहां पर ये आतंकी छुपे हो सकते हैं और उनका वहीं जंगल में ही इलाज कर दिया जाए, इसकी पूरी तैयारी। फिलहाल